अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द गुड लाइफ शो। आज डॉक्टर सामिया के साथ जिस सब्जेक्ट पे मैं बात करूंगी दैट इज़ साइंस ऑफ एंटी एजिंग। मेरे ख्याल से इंसान की जबलत में सबसे बड़ी जो ख्वाहिश थी, हमने पुराने किस्से कहानियों में भी सुना हुआ है, माइथोलॉजीज़ में भी है, उसको हम आबे हयात भी कहते थे, उसको हम फाउंटेन ऑफ यूथ भी कहते थे। लेकिन अब इस सेंचुरी में जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी थोड़ी बढ़ गई है तो हमारी साइंस भी उसके मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व हो रही है। पहले हमारी ज़िंदगी 30-35 साल रहती थी, पिछले कोई 150 साल से इसमें फ़र्क आया है, लेकिन इसके साथ ही इसके अपने भी बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं। नई नई बीमारियां डेवलप हुई हैं और नई नई प्रॉब्लम्स आई हैं। पहले हमने वैक्सीन्स बना ली कुछ बीमारियों के लिए, उससे हमारी एक्सपेक्टेंसी लाइफ की आगे बढ़ी, लेकिन फिर नई प्रॉब्लम्स एज के साथ क्या होती हैं वो भी आई। और अब जबकि साइंस इस नहज पे पहुंच गया है कि वो आपकी जेनेटिक सेल्यूलर लेवल पे जाके रिसर्च कर रहा है, तो अब एक साइंस ऑफ एंटी एजिंग वजूद में आई है जिसको हम लॉन्जेविटी भी कहते हैं। लेकिन क्या ये क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन है कि हम अब एंटी एजिंग में आहिस्ता 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 बच्चे बन जाएंगे, या व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट? सो लेट्स स्टार्ट आवर शो। और डॉक्टर सामिया, ये एंटी एजिंग है क्या? पहले तो as a scientist, I, like all other doctors in this field, don't like to use the word anti-aging. Okay. So we choose the term longevity. ठीक है। So longevity में बहुत कुछ आ जाता है। उसमें सिर्फ ये नहीं है कि हमने एजिंग के हम खिलाफ हैं, एजिंग तो है ही है and it's a blessing. I don't think anybody wants to be that young again and go through all of that again. I want to. I won't mind. With these brains. With these brains and that, those bodies. those looks. Yeah. Yes. So longevity से मुराद ये है कि जो हमारी एजिंग का प्रोसेस है उसमें जो हमारी बीमारियां मैनिफेस्ट होती हैं उनको हम कंट्रोल कर लें। सो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बेहतर से बेहतर होती जाए। दैट इज़ व्हाट लॉन्जेविटी और लेमन्स टर्म्स में एंटी एजिंग इज सपोज टू बी। अब इसके बड़े लेयर्स होते थे। सबसे पहले ऑफ कोर्स आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन माय 20s बाइंग दिस बुक फॉर माय मदर who was probably what, in her late 30s or early 40s. And now we realize how young she was. तब लगता था इतने बुरे हो गए। And I still have that book. And that book's title was How to Look 10 Years Younger. And a lot of my friends make fun of me when they see it in my bookshelf कि ये तो इतनी पुरानी है, ये तुमने तब क्यों ली थी? So I guess I was always interested in that whole thing, but उस ज़माने में क्या था? एजिंग का कॉन्सेप्ट जो छुपाने का ही था ना। एजिंग को हम छुपाते थे। और वो कैसे? बाय आवर फिजिकल अपीयरेंस, मेकअप से। कुछ इतनी सेंस थी कि ग़िज़ा का कुछ उससे ताल्लुक़ है। सो यू नो, जूसेस और इस तरह की चीज़ों से, बालों के कलर से, ये सारा एंटी एजिंग का ये कॉन्सेप्ट था। और आहिस्ता आहिस्ता ब्यूटी इंडस्ट्री में ही ये ज़्यादा It was more about vanity. Yes, it was more about vanity and looking young. इतनी ज़्यादा कुछ चैलेंजेस भी नहीं थे बिकॉज लाइक यू सेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इतनी नहीं थी। जो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन है, आई थिंक उनको हमने एक्चुअली एक एज से ज़्यादा एज करते हुए देखा और फ्रेल होते हुए देखा, डिमेंशिया होते हुए देखा। फिर जो मेरे जैसे 60s बॉर्न हैं, जो आप जैसे 70s बॉर्न लोग हैं, हम लोगों ने आई थिंक एक पॉइंट पे जाके इस चीज़ को थोड़ा सा फाइट करना शुरू किया कि why do we have to age that way? And why do we have to act old also? Yes. This हमारी जनरेशन ने ये फाइट किया है कि क्या मतलब मैं रेड लिपस्टिक ना लगाऊं। मैं भी पहली दफ़ा बूढ़ी हुई हूँ और मुझे नहीं लग रहा कि इट मीन्स कि मैं मर जाऊँ। Yes. और फिर इससे आहिस्ता आहिस्ता ये रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि जब आप लगना नहीं चाहते तो फिर आप अंदर से फील भी नहीं करना चाहते। क्योंकि आप ऊपर से जितना मर्जी लिपस्टिक भी लगा लो, लेकिन कुर्सी से उठते वक्त आप कर रहे हो। तो वो चीज़ जो थी वो लोगों को बॉदर करनी शुरू हो गई।
I like to talk about my journey because this is how I discovered. It's not something that I have studied. Like I haven't done a PhD in this. I'm an MBBS and a medical microbiologist. And then when I studied integrative nutrition, that is when things started changing, and I realized that we don't have to fall sick. That can be prevented. So जब इस फील्ड में मैं घुसी और इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना शुरू किया एंड कुछ गुरुज को फॉलो करना शुरू किया, तो व्हाट आई स्टार्टेड स्टडीइंग वाज दैट अब हम एजिंग को भी एक बीमारी ही कहते हैं. एग्जैक्टली, एजिंग अब साइंटिस्ट उसको एज बीमारी ट्रीट कर रहे हैं. बिल्कुल, या. और फिर इसके रिवर्स में इसके ऊपर साइंस ने काम किया है. शुरू में तो जो साइंटिस्ट इस फील्ड में थे, जो डॉक्टर्स इस फील्ड में आए, उनका जो कन्वेंशनल कम्युनिटी है वो बहुत मजाक उड़ाती थी. अब आप हकीम लाइक कि ये तो ऑल्टरनेट है, व्हाट्स द वर्ड दे यूज, होलिस्टिक है, दिस इज नॉट रियली मेडिसिन. बट देन व्हाट इज मेडिसिन? Medicine is the science of cells and the science of human beings and the science of preventing disease. It was always about preventing disease. Not wait for the MERS. और फिर उसको treat. Try to treat it before it becomes a MERS. Exactly. Yeah. So longevity is basically cellular level के ऊपर जाके जब research ज़्यादा बढ़ती गई, पहले चेंजेस नज़र आई, फिर उन चेंजेस का बायोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया कि ये चेंज क्यों आई. स्पेशली उन लोगों पे बहुत रिसर्च हुई है, व्हाट यू कॉल देम, जिनकी एज ज़्यादा 100 तक चले जाते हैं. हाँ, उन पे बहुत रिसर्च हुई, उन एरियाज़ पे बहुत रिसर्च हुई कि कुछ लोग जो हैं, कुछ कौमें आप देख लें, उनकी एजिंग कम है दूसरी कौमों के बनिस्बत, कुछ लोग जल्दी एज कर जाते हैं, कुछ एरियाज ऐसे हैं. सो फिर इसमें जेनेटिक्स का रोल एक्सप्लोर होना शुरू हुआ कि what do genes have to do with things? Is it predetermined? And then of course it is predetermined. A lot of it is genetic, a lot of it is programmed into our genetic system. But then the epigenome was discovered. Yes. What is the manifestation? So code तो आ गया, अब उस कोड जो है वो हर किसी में वही कोड ट्रांसलेट क्यों नहीं हो रहा? आपके मेरे में हमारे रीजन के हिसाब से एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, हमारे पेरेंट्स की बीमारियों के हिसाब से एक प्रीडिस्पोजिशन है, कुछ उनमें थी, कुछ हमें क्या पता हमारी नस्ल में किसमें थी, बिकॉज जीन्स तो फिर एंशिएंट है. तो जीन्स की स्टडी तो बहुत पहले शुरू हो गई थी. ये तो जब मैंने भी माइक्रोबायोलॉजी में रिसर्च शुरू की थी तो हम जीन्स की ही स्टडी में घुसते थे ज़्यादा और देखते थे कि क्या है और उसको मैनिपुलेट कैसे करना है. फिर होते होते जब वो सब समझ में आना शुरू हुआ तो वी स्टार्टेड रियलाइजिंग कि सेलुलर लेवल पे जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, विच इज एक सेल के अंदर, जैसे हमारा हेल्थ है एक सेल की, हाँ, जैसे हमारे अंदर लिवर है जिसके थ्रू सारा कुछ प्रोसेस होता है, सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके अंदर से सारी चेंजेस निकलती हैं. एनर्जी प्रोडक्शन वो कर रहा है, हर चीज़ जो प्रोड्यूस हो रही है, चाहे वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो रही हैं, ऑक्सीडेटिव मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो सब कुछ वो डिटर्मिन कर रहा है. और फिर वो सब कुछ जो है वो जीन्स की मैनिफेस्टेशन है. अब एपिजीनोम क्या है कि वो जीन जो है वो एक्चुअली ट्रांसक्राइब भी होगी कि नहीं. कोड तो आ गया, अब उस कोड को आगे हमने ट्रांसलेट कैसे करना है, उसकी दो तीन शाखें बन सकती हैं. वो नेगेटिव वे में भी जा सकता है, वो पॉजिटिव वे में भी जा सकता है. सो दिस इज द साइंस ऑफ लॉन्जेविटी, दैट हाउ वी कैन एज while keeping our cells healthy. Yes. So it's at a cellular level. Okay. और फिर उसकी आगे से मैनिफेस्टेशन आपकी ऑफ कोर्स फिर स्किन में भी होगी, आपके जॉइंट्स में भी होगी, आपकी बीमारियों में भी होगी. And basically this is how actually it's science of being young for the very long time. Yes. Old age. Yes. Yeah. Aging better. Aging better and feeling healthy. हाँ. मतलब एज तो बहुत लोग हाँ. बड़े बेड पे 20-20 साल हाँ. बेचारे पड़े रहते, हाँ. बीमारियों से लड़ते हैं. सो एक्चुअल एंटी एजिंग है इसकी जितनी लाइफ है, एक्सपेक्टेंसी को आप हेल्दी जितना रख सके. और वही एक जो रिसर्च लेटेस्ट हुई है उसमें एक 7% जीन्स का इसमें एक्चुअल हाथ होता है, जो आप व्हाट यू गो थ्रू इन लाइफ, एंड 97% इज ऑल द साइंस एंड देन योर एनवायरनमेंट. एब्सोल्युटली. अब एनवायरनमेंट सबसे पहले तो डिक्टेट होती है यहाँ से, स्ट्रेस.
सो हम सेल्यूलर लेवल पे स्ट्रेसर्स की बात करते हैं कि सेल जो है, विदाउट गोइंग इनटू टू मच बायोकेमिस्ट्री एंड साइंस, जो कि हर किसी के लिए जार्गन ही बन जाती है, जो सेल है उसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। वो भी एक समझें कि एक इंसान की तरह एजिंग में ही जा रहा है। सो एक बेबी सेल है, उसके अंदर ये पोटेंशियल है। वो सेल जो है वो बेबी की तरह बड़ा होकर डॉक्टर भी बन सकता है, वो एक ड्रग एडिक्ट भी बन सकता है। आई मीन दैट्स द क्लोजेस्ट एनालॉजी, एनालॉजी आई कैन कम अप विद। और फिर उसने एज भी करना है। अब वो सेल जब एज करेगा तो जैसे हमें ब्रेन फॉग हो जाती है, तो सेल के लेवल पे भी कई दफ़ा जो चीज़ें उसने ट्रांसलेट करनी है, ट्रांसक्रिप्ट करनी है, उसमें वो गलतियाँ करनी शुरू कर देता है। सो द सेल्स कैन ग्रो ओल्ड। नाउ द बॉडी हैज़ इट्स ओन मैकेनिज्म वेयर ओल्डर सेल्स आर सपोज्ड टू डाई ऑफ एंड देन बी क्लीन्ड। वो जब क्लीन होते हैं और वो जो उनके अंदर जो हम कहते हैं डर्टी प्रोटीन्स रह जाती हैं, वो सारी क्लीन हो जाती हैं। वो भी बॉडी के और सेल्स ही करते हैं। ठीक है। सो ये सारी गेम जो है वो एक सेल्यूलर लेवल के ऊपर हो रही है। सो इस प्रोसेस में अब हम अगर सेल की एजिंग में इंटरफेरेंस डाल दें, अब इंटरफेरेंस कहाँ से आएगी? सबसे पहले वो आपके मेंटल स्ट्रेस से आ जाएगी। मेंटल स्ट्रेस है से एक बच्चा जो है एक ही इन्वायरमेंट में भी ऐसी भी एक्सपेरिमेंट्स हुई हुई हैं कि जिसमें एक ही जेनेटिक कोड के बच्चे लिए गए हैं और उनको डिफरेंट तरह से पाल के तो देखा गया है कि उनमें क्या मैनिफेस्टेशन होती है। सो स्ट्रेस का लेवल जो है वो आपके पलने बढ़ने से ही शुरू हो जाएगा कि माँ बाप जो हैं वो कितने लविंग हैं, वो बच्चे को किस किस्म का डी स्ट्रेस कर रहे हैं, उसको मैकेनिज़म्स हम सिखा रहे हैं कि नहीं, कि बच्चे ने अपने आप को डी स्ट्रेस कैसे करना है, कोपिंग मैकेनिज़्म सिखा रहे हैं या नहीं सिखा रहे हैं, पढ़ाई का कितना उस पर लोड है, उसके ऊपर हमने उसकी डाइट के साथ कितना स्ट्रेस डाल दिया। अगर हम बच्चे को गलत खाना दे रहे हैं तो उसके अंदर इन्फ्लेमेटरी चेंजेस हो रही हैं, वो सेल्यूलर लेवल पे अफेक्ट करेंगी। अब उसकी जो जेनेटिक कोड में अगर कोई बीमारी कोडेड है और हम उस बीमारी को राइट फ्यूल देंगे तो वो बीमारी मैनिफेस्ट हो जाएगी। अगर हम उसको राइट फ्यूल देंगे टू फाइट दैट बीमारी तो वो बीमारी कभी मैनिफेस्ट नहीं होगी। सो दिस इज बेसिकली द गेम जिसको चेंजर एग्जैक्टली उसमें आप प्ले करते हो विद डिफरेंट थिंग्स। नॉलेज इतनी बढ़ती जा रही है कि जिन्होंने अभी 150 साल जिंदा रहना है वो लोग तो पैदा हो चुके हैं और अगले 5-10 साल में भी इतना और इसमें डेवलपमेंट आ जाएगी कि जो कुछ मैं आज बोल रही हूँ वो सब भी ओल्ड फैशन लगेगा। सो सेल्यूलर एजिंग, व्हाट इज दैट? सेल्यूलर एजिंग में बेचारे जो हमारे सेल्स हैं वो थोड़े बौखला से जाते हैं। सो एज वी ग्रो ओल्डर, अगर उनको एनवायरनमेंट सही नहीं मिल रही, उनके ऊपर स्ट्रेसर्स आते रहते हैं। कुछ स्ट्रेसर तो सेल के लिए बड़े अच्छे और ज़रूरी होते हैं, विच इज़ समथिंग लाइक से एक्सरसाइज। ठीक है, that is a good stress. That's a good stressor. So there are certain stressors जो natural हैं, हमारे लिए अच्छे हैं और उसकी वजह से एक तरह से आप समझो जैसे सेल की एक्सरसाइज हो रही है, सो वो भी efficient रहता है। But as we grow older and the cell starts aging, स्ट्रेसेस का नेचर भी चेंज होता जाता है। अब हमारे अंदर एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स आ गई, माहौल की चीज़ें आ गई, इमोशनल प्रॉब्लम्स आ गई, यू ग्रो ओल्डर। बिगेस्ट स्ट्रेसर दैट स्टार्ट्स कमिंग इन माय ओपिनियन, एंड आई एम गोइंग टू टॉक मोस्टली अबाउट माय ओन discoveries and my own journey through this, and by discovery I by no means mean कि मैंने कुछ invent किया है. It's all things that I have experimented on myself and then seen it happen in some patients of mine. कि जो मेन स्ट्रेसर आता है वो हमारे हार्मोन्स में डिक्लाइन आ जाता है। Yes, both men and women, all hormones. Okay. सबसे पहले जो हार्मोन हमारा जो जिसको हमें कहना चाहिए हमारा लॉन्जेविटी का हार्मोन है, दैट्स द ग्रोथ हार्मोन। सो उसके नाम से ही आप देख लो, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। जब आप 30s के करीब पहुंचते हो, पोस्ट 25, योर ग्रोथ हार्मोन स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। ओके, आपने जितना ग्रो करना होता है आप करते हो 25 तक, उसके बाद डिक्लाइन शुरू हो जाता है। ठीक है, and that's where you have to start working on it. Yes. Okay. So you automatically body भी आपको उस वक्त कहती है you stop being careless. वो जो एक होता है ना बचपना, और उसमें you careless, you'll eat your burgers and you'll do stupid things, and आजकल के बच्चे तो पता नहीं क्या करते हैं, सारा वक्त कंप्यूटर पे ही बैठे रहते हैं। Yes. That's another kind of a stress. But the body starts telling you that now it is on the decline. However,
इस तरह का डिक्लाइन नहीं होता उस वक्त कि आपको ज़रा भी फील हो कि कोई डिक्लाइन हो रहा है, वो जाके हिट करता है 40s में. सो द फर्स्ट एजिंग का जो प्रोसेस जहाँ से स्टार्ट होगा दैट विल बी क्लोज टू 30. ठीक है. ठीक है. उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ड्विंडल करने शुरू हो जाएंगे हार्मोन्स. अब हमारे जो कन्वेंशनल मेडिसिन है उसमें तो जो डॉक्टर्स हैं वो इस लेवल पे जाके चेक ही नहीं करते कि हार्मोन्स के साथ क्या हो रहा है. मोस्टली डॉक्टर्स के साथ आप देखोगे कि आप एक सिम्टम लेके जाओगे और वो इस सिम्टम की ट्रीटमेंट दे देंगे. सो फॉर एग्जाम्पल इट्स सिक केयर, इट्स नॉट हेल्थ केयर. इट्स नॉट हेल्थ केयर. और उसमें क्या होता है कि जब आप उस सिम्टम को करेक्ट करने के लिए कोई दवाई देते हो तो आप उस सिम्टम को तो करेक्ट कर रहे हो, तो उसमें आपकी बाकी चीज़ें सारी छिड़ जाती हैं. सो दैट प्रोसेस वी कॉल द डाउन रेगुलेशन. अब उसमें क्या हुआ कि अब आपके सेल्स के ऊपर एक एबनॉर्मल स्ट्रेस हमने डाल दिया, बी इट इन द शेप ऑफ एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स. देयर आर सर्टन थिंग्स जिनके हमें पता भी नहीं है कि क्या इफेक्ट्स हैं. और क्या ये भी सच है कि जो भी आप अंदर अपने जिस्म में दाखिल करते हो उसका कोई ना कोई इफेक्ट होता है? Absolutely. कोई भी साइड इफेक्ट जो which can be positive और नेगेटिव पर होते हैं. Yes, absolutely. नेगेटिव. Yes. उसमें देखो, अगर आपको स्क्रैच भी पड़ता है ना, जख्म आपके हाथ में है, तो वो मैसेज सारी बॉडी में जाएगा, बिकॉज दैट मैसेज इज गोइंग टू योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड फ्रॉम देयर द हार्मोन्स, द neurotransmitters will be released. So if you've been through an accident, if you've been through surgery, broken bones, और loss, yes, आपके पेरेंट्स जब जा रहे हैं, grief, maybe not physically जिंदा हैं लेकिन डिवोर्स. कितने बच्चे हैं जो सिंगल पेरेंट सिचुएशन में हैं, कितने बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स हैं ही नहीं. एनवायरनमेंट, ठीक है ना. तो वो स्ट्रेसर सारे आने शुरू हो गए. अब उससे आपके हार्मोन्स जो हैं वो पहले ही डिक्लाइन पे तो चले गए, क्योंकि उनका जो प्रीडिसेसर हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन, वो डिक्लाइन कर रहा है. तो वो जो उनको मेन हार्मोन चला रहा था वो अब कमज़ोर होना शुरू हो गया. अब उसके बाद अगर आप उसमें और किस्म के स्ट्रेसर्स भी डाल दो तो आपके बाकी हार्मोन्स, नेचुरल डिक्लाइन तो है ही है, कई दफ़ा एक्सेलरेटेड डिक्लाइन हो जाता है. बहुत सारी लड़कियां, बच्चियां मेरे पास आती हैं जिनको एक्ने की प्रॉब्लम थी, उनको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे डाल दिया. ठीक है. अब उनको 12-13 साल की उम्र पे डाल देते हैं, पीरियड्स इरेगुलर हुए, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे डाल दिया. वो सिंथेटिक हार्मोन्स लेके उनके जो नेचुरल हार्मोन्स का सिस्टम सारा डिसरप्ट होता है. Oh God. वो भी एजिंग को कंट्रीब्यूट करेगा, इन द सेंस कि वो आपके नेचुरल हार्मोन प्रोडक्शन को परमानेंटली इफेक्ट कर देगा. Now, the interesting thing where longevity comes in is that up to a certain point you can reverse these changes. Oh wow, which point is that? So the point of no return, I would say, would be, say, if your cancer is खुदा ना खास्ता grade 3, grade 4, metastasis हो चुका है, localized नहीं रहा, metastasis means फैल गया बॉडी में, तो उसको रिवर्स करना मुश्किल हो जाता है. अरेस्ट करना मे बी, बट उस वक्त तक डैमेज बहुत हो गया है. से आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो चुका है, आपकी बोन्स दोबारा शायद आगे कुछ सालों में, ये भी साइंस आ जाए. दांत का तो सुना है आ गया कि उग जाएंगे अब. ओके. तो अभी तक फिलहाल ये कुछ चीज़ें हैं जिसको रिवर्स करना मुश्किल होता है. सो द अर्लियर यू स्टार्ट, प्रिवेंशन तो होती ही अर्ली है ना. जब क्योर पे आप आते हो तो क्योर तो है ही बीमारी के बाद. So now the mothers should listen to this very carefully कि हमने तो जो करना था अपने साथ कर लिया है, but how can we make our children healthier? और उनके साथ भी जो कर लिया सो कर लिया, इसका ये मतलब नहीं कि अब उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते. लास्ट प्रोग्राम में this is what we talked about, that I reversed things. So आप चीज़ों को रिवर्स कर सकते हो. अब अगर यही चीज़ें मेरी नॉलेज पहले होती तो मैं बहुत पहले वो अरेस्ट मैकेनिज्म्स इंट्रोड्यूस कर देती. लाइक समथिंग सिंपल, ब्रॉयलर मुर्गी, सीड ऑयल्स, फिर वो जो मुख्तलिफ किस्म की बीच में फैट डाइट्स आई थी, हर एक डेकेड में हमने अपने ऊपर कितने बहुत तजर्बे किए, बहुत ज़्यादा तजर्बे किए, फ्रॉम पुटिंग थिंग्स इन आवर फेसेस, you know. और अभी भी when patients come to me and I give them the solution of going with certain peptides and hormones, the first thing they say is, but इसके तो permanent बड़े नुकसान आते हैं.
What about the antibiotics that you've been taking? What about the statins that you're probably on? What about the acid blockers that you're on? आप अपनी मैदे की प्रॉब्लम को आप कहते हो कि वो तेजाबियत है, तो उसके लिए आप कोई ना कोई वो खा लेते हो, एंटासिड खा लेते हो। वो जो डैमेजेस कर रहा है, वो जो आपकी बॉडी को एज कर रहा है, दैट इज वेयर दिस इज बेसिकली लॉन्जेविटी इज नॉट सम मिरेकल कि जो एक जादू की पिल होगी जिससे हम सारे, इट्स अ लाइफस्टाइल। हाँ, इट्स अ लाइफस्टाइल एंड no particular product to date can fight the lifestyle. अगर मैं पेप्टाइड्स का सहारा लेती हूँ लेकिन मेरी बाकी सारी चीज़ें ऑप्टिमाइज्ड नहीं हैं, तो वो कुछ भी नहीं करेंगे। वो एक हद तक ही मेरे वो फिर अगेन मेरा सिम्टोमेटिक क्योर हो जाएगा कि मैं स्किन का पेप्टाइड लेना शुरू कर दूँ, ठीक है, जो मेरा एक सेल्यूलर लेवल पे जाके सिग्नल दे ही स्किन और हेयर के लिए रहा है, लेकिन मेरी बाकी सारी चीज़ें ख़राब हैं। मैं अपनी शुगर को कंट्रोल नहीं कर रही हूँ, मैं एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ, मैं अपने लिम्फेटिक सिस्टम को मेंटेन नहीं रख रही हूँ। सो डू नॉट अज्यूम दैट इफ यू गो टू अ longevity doctor you're going there for some miracle. Yeah, it's not like a pill can be recommended. Yes. But ये भी हुआ है कि कुछ दवाइयों का प्रूव हुआ है कि वो ली किसी और बीमारी या वजह के लिए जाती हैं, लेकिन उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट बाद में डिस्कवर हुआ है, एंड वन ऑफ दोज इज मेटफॉर्मिन। Yes. सो आपने जो उस्ताद मुझे भी जिन पे लगाया हुआ है उनमें से मार्क हाइमन भी हैं और डॉक्टर सिंक्लेयर, वो मेटफॉर्मिन को हालांकि अभी उस पे FDA अप्रूव तो नहीं है। नहीं, FDA ने नहीं अप्रूव करना, हम एक तो वी नीड टू गेट आउट। लेकिन उसके फवायद जो हैं, डू यू रिकमेंड दैट? I definitely recommend that, but I would say that we now have a superior product to that. Metformin जिसने डेली बेसिस पे लेनी है, जिसको कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, जो सस्ती भी तो है ना, सस्ती है ना, हाँ. और relatively easier to get. Also it's been around for a while, so और इतने डॉक्टर्स ने खुद ली हुई है कि वो अब इसको इजीली प्रिस्क्राइब कर देते हैं, उसके ऊपर रेजिस्टेंस नहीं है। लाइक अगर अब हमारा कोई प्रोग्राम देख रहा है, हाँ, उनको मेटफॉर्मिन उन्होंने सुन लिया है, तो उनको डॉक्टर के पास फिर भी जाना है, या आप बता सकती हैं कि अगर आपको ये है तो आप मेटफॉर्मिन ले लें? आई थिंक कि खुद से तो नहीं करना चाहिए, बिकॉज आई हैव सीन पीपल हु आर रियली इग्नोरेंट एंड विद द AI थिंग, वो जो अब तो गूगल की भी माँ निकल आई है, अब हर चीज़ तो वो चैट GPT से आ गया, पता नहीं चैट GPT से सब पूछ लेते हैं। वो दीज आर टूल्स टू हेल्प इफ यू ऑलरेडी हैव द नॉलेज, if you know what to ask. You can't come up with I'll give you an example. It's a very ridiculous example, but somebody was saying that लोग chat GPT से अपनी किस्मत का हाल भी पता कर रहे हैं, whether their husband is cheating on them or not, and there are women who've actually fought with husbands and separated from them because इनको artificial intelligence ने कहा था कि तुम्हारी, but क्या पूछती है मुझसे? This is what I don't understand. Like, is he cheating on me? तो वो कुछ आगे से पूछता ही होगा। No idea. We need to try this one. I really want to try this one. So अब आप उसको भी हर चीज को, my issue with people, especially in our country, is that they are always looking for a shortcut. उनको वर्जिश नहीं करनी, लेकिन उनको वो बॉडी चाहिए, उनको वो एफर्ट नहीं करना, लेकिन उनको स्किन भी अच्छी चाहिए, और उस स्किन भी अच्छी के लिए फिर वो वक्ती तौर पे चले जाएंगे किसी एस्थेटिशियन के पास। आई थिंक इतना गलत इनको लोग गाइड करते हैं कि हम अपने सिर्फ चेहरे पे फोकस करना शुरू कर देते हैं, एंड वी फॉरगेट कि there is the rest of the body attached to it has to match. I've been through that also. We all have. We all have. We learned now कि यार fillers नहीं. Absolutely forgot कि जब and this was how it was sold to me by my aestheticians who I trusted, that as long as you look good, you'll feel good. No, as long as I feel good, I look good. So I started focusing on the face, and then one day realized that what is happening inside? There's inflammation inside. My weight is creeping up. I'm doing all the right things, but nothing is working. Something is going wrong. कुछ गलत है। तो shortcuts कोई भी नहीं है, and no doctor can give you a shortcut to anything. That's symptomatic management. You want to live a healthy, longer life, you have to work at it. First of all, it's stress. Yes.
देन स्लीप। स्लीप, स्लीप का क्या रोल है? स्लीप का बहुत मेजर रोल है, बिकॉज स्लीप इज व्हेन द बॉडी रीसेट्स। आपकी सर्विस हो रही है सारी बॉडी, उसमें आपके कुछ हार्मोन्स ने रेस्ट करना है और कुछ उस वक्त एक्टिव हैं जो उस वक्त आपकी बॉडी को हील कर रहे हैं। तो अगर आप वो प्रोसेस ही सारा डिस्टर्ब कर देते हो, इट्स बिकम सो फैशनेबल टू से आई डोंट स्लीप, आई डोंट, बट नो यू डू स्लीप, आई नो दैट। अब तो ये भी पता चल गया कि सबके क्रोनोटाइप्स हैं, हर किसी का different system. I've always been an early riser, so it stresses my body. Always Yes, been yes. yeah. But as long as you're getting 7 to 8 hours of That I sleep. manage. Yes. Sometimes I don't. Yeah. Because मैं बल्कि आज आपको बता रही हूँ कि मेरे हार्मोन्स जो मैं ले रही थी वो ख़त्म हो गए। सो मेरा प्रोजेस्ट्रॉन भी ख़त्म हो गया बिकॉज आई गॉट देम फ्रॉम अमेरिका, और मेरा दूसरा एस्ट्रोडाइल भी ख़त्म हो गया। I'm facing sleep issues. There you go. I am, and मेरे hot flashes भी दोबारा trigger हो गए। You miss a dose, few days. If I miss my dose of estrogen a few days, so then I get a night sweat. Yes. So you know, this is, you have to work at it, and it's a constant effort. और इसमें कोई embarrassment की बात नहीं है, इसमें कोई छुपाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप इंसुलिन लेते हो ना, वो भी तो पेप्टाइड है, वो भी तो हार्मोन है। तो फिर इनसे इतना खौफ क्यों है जो इसी इंसुलिन की इस्तेमाल को कम कर सकता है? इंसुलिन इज़ अ स्ट्रेसर ऑन द बॉडी। जब आप उसको एक्सटर्नल सोर्सेज से ले रहे हो तो वो आप एक और किस्म का अपने सेल्स में एजिंग पैदा कर रहे हो। सो बैलेंस करने के लिए आपको गाइडलाइंस चाहिए हैं, और ख़ुद से तुक्के मारने की बजाय, और ख़ुद से सबसे ज़्यादा तुक्के मारने से ज़्यादा खुद से डरने की बजाय अपने आप को एजुकेट करो। हर वक्त डर डर के ये नहीं करना वो नहीं करना। यू गो टू अ प्रैक्टिशनर, एटलीस्ट ट्रस्ट देम। अगर आपको एक हार्ट स्पेशलिस्ट एक दवाई लिख के देगा, आप उससे पूछोगे कि नहीं लेकिन इस दवाई से ये भी तो हो सकता है, क्योंकि मैंने फलानी स्टडी में देखा था। अगर आप जाओगे सर्जरी कराने, कभी आप अपने सर्जन से बहस की है? नहीं करते ना। तो जब मेरे जैसे डॉक्टर्स के पास आते हैं जो फंक्शनल मेडिसिन डॉक्टर्स हैं, या पीपल हु ट्राई टू ट्रीट अ डिजीज़ फ्रॉम द जड़, हमसे इतनी बहस करेंगे कि नहीं ये ठीक नहीं है वो ठीक है। आपने कॉज पे वर्क करना है, आपने सिम्टम्स से बेहतर नहीं है उस पे काम करने कि आप पहले रोक ही लो इसको। मेडिटेशन की क्या साइंस है? उसकी साइंस भी अगेन आपके ब्रेन से रिलेटेड है, ठीक है। अगर मैं अगेन हार्मोन्स में जाऊँ तो आई विल गिव माय ओन एग्जांपल। आई हैव बीन ओल्ड फैशन वे में अगर इसका टाइप ए पर्सनालिटी, एक अचीवर जो हर वक्त स्ट्रेस में होता था। मेडिसिन पढ़ रहे हो, नंबर कितने आए हैं, फर्स्ट आना है कि नहीं आना, सेकंड आ गए तो ओहो पता नहीं क्या हो गया, स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस। एक पॉइंट पे जब आप अपने एक हार्मोन को इतना एक्टिवेटेड रखते हो तो वो स्विच ऑफ ही नहीं होता। अब आपकी वो पर्सनालिटी टाइप बनती गई है और साथ आपकी बॉडी में उसके हिसाब से फिजिकल चेंजेस आ गई हैं। नाउ हाउ डू आई लर्न टू रेगुलेट दैट? एक तो ये है कि फिर क्या आप सेडेटिव्स ले लो, रिलैक्सेंट्स ले लो। दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी बॉडी को सिखाओ कि स्ट्रेस तो आएंगे, स्ट्रेस कहीं नहीं जाने दुनिया में, उसको मैनेज करना कैसे सीखना है। सो मेडिटेशन में आप स्लो डाउन होना सीखते हो। आप ये ऐसे नहीं होता कि दुनिया से कता ताल्लुक सा हो जाता है आपका फॉर अ वाइल। व्हाट यू डू इज़ यू आर अवेयर ऑफ वट एवर इज़ हैपनिंग, बट यू लर्न टू मॉड्यूलेट योर autonomic nervous system's response to that. And breathing also helps in that. Breathing also helps in that. So you take your focus to breathing. So आप breath की तरफ focus ले जाते हो. Say I'm sitting in a room to meditate and there is construction going on in my own house. अब वो ठाठू की आवाज़ सारी आ रही है, वो कह रहे हैं हम नहीं रुक सकते। What should I do? I should scream करके मैं अपना स्ट्रेस फिर बढ़ा लूँ? What meditation will teach me कि मैं उसको होने दूँ जो कुछ हो रहा है, become aware of that and still monitor my heart rate और उसको calm down रखूँ, अपने बॉडी को रिएक्ट ना करने दो। वो जो रिएक्शन है, जो जिस रिएक्शन में हमारी फिर इन्फ्लेमेटरी चेंजेस बॉडी में आती हैं, वो रोकते हैं, उसको हम मैनेज करते हैं। सो an hour a day, an hour 3 times a week is more than enough. Well, मुझे मेडिटेट खुद से तो अभी तक करना नहीं आया, मेरा दिमाग बहुत चलता है, बट देयर आर लॉट ऑफ नाइस वीडियोस अवेलेबल ऑन यूट्यूब जिसको आप फॉलो करके यू कैन स्टार्ट इट। You know, in my opinion, just
doing exercise under somebody else's supervision becomes like a meditation for me. And therapy. Yes. And therapy, Yes. yeah. Because I get to switch off. So for me, it means कि आप concentration, Yes. आपको एक focus मिल गया. it's not that I'm not focusing on my बल्कि उस फोकस से मेरा स्ट्रेस रिलीज होगा. अब मैं फोकस कर रही हूँ मसल एंगेजमेंट पे फोकस कर रही हूँ या स्ट्रेच पे फोकस कर रही हूँ. डिपेंड्स ऑन व्हाट एक्सरसाइज आई एम डूइंग. इफ समबडी इज वेट लिफ्टिंग तो वो फोकस कर रहा है कि मैंने किस फॉर्म के और साथ एंगल उस क्या weight- रखना है, या ठीक है ना. और अगर इस सब को आप किसी की सुपरविजन में कर रहे हो तो देन यू कैन लेट गो. समबडी एल्स इज डूइंग द थिंकिंग फॉर यू. सो दिस इज माय वे. आई हैव नेवर बीन एबल टू फॉलो अ वीडियो. आई हैव नेवर बीन एबल टू do a workout myself, although I'm a certified trainer in a lot of disciplines. But मैं अपना workout खुद नहीं कर सकती क्योंकि मैं उसमें रिलैक्स ही नहीं होती. मैं श्योर ही नहीं होती ना कि मैं ठीक कर भी रही हूँ या नहीं मैं कर तो रही हूँ. श्योर भी होंगी लेकिन मैं उस श्योरिटी की वजह से मैं रिलैक्स नहीं होती. मुझे वो काउंट भी नहीं करना, मुझे उस वक्त स्विच ऑफ करना है. सो लॉट ऑफ पीपल दे जॉइन ग्रुप क्लासेस एक्सरसाइज की, या फिर सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं. बड़े लोगों ने कुरान क्लासेस ज्वाइन की हुई हैं. इस तरह की एक्टिविटीज़ में कोई लोग कुकिंग क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं, पेंटिंग शुरू कर देते हैं. हाँ. Like So, us. There are people like my own daughter. She works for paralyzed animals. So आप कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज ढूंढ And लेते what a हो. yogi she is. Yes. Her yoga And is. she's also a very high stress person. Yeah. So, बच्चे आजकल के हैं ना. आजकल के हैं, Competitive उनको world. तो and- स्विच ऑफ करना आया ही आए, नहीं. आए. जेन ज़ी जो है उसमें कुछ लोग जैसे तुम्हारी मेरी बेटी की जो एज है, ये फिर भी उस टाइम से भी गुजरे हैं जब इन्होंने नॉर्मल कार्टून्स भी देखे हैं और Yeah. इनके हाथों में गैजेट्स नहीं थे. हाँ. जो अब अगली आ कॉल गए थे आई, पर हमने थोड़ी देर बहुत बाद देर दिए थे. हाँ. 12-13 साल में हाँ, जाके हाँ, उनको कहीं नसीब हुए थे. लेकिन अब तो बच्चा पैदा होता है तो वो फोन हाथ में होता है. उसको ऑपरेट करना आता है. सो इमेजिन उसका क्या स्ट्रेस है. और उसकी एडिक्शन भी है सामने. addiction है. I've seen children cry like crazy. Yes, it's addictive. I now think that I probably always had ADHD, but I have no way of knowing कि वो हमेशा से ADHD ही थी या अब बन गई, क्योंकि अब तो हम सबको ही हो गई है. I think this influx of knowledge. Influx of knowledge. ये अभी ह्यूमन ब्रेन इसके लिए तैयार नहीं था. They will evolve into it, and I don't know what this world will look like. Yeah. लेकिन yeah, it's a major change. Yeah. It's a major. And you know, you and I have always been adventurous in that way, that I love science. So do I. think it's remarkable. Technology and science used correctly is remarkable. Yeah. And sometimes people are doing things for very bad purposes, but उसके भी अच्छे offshoots भी आ जाते हैं. Yeah. You know, we can talk about nuclear power. Yeah. बट उसके offshoots में कितनी अच्छी चीज़ें भी निकल आई. Exactly. एनर्जी जनरेशन की. इसी तरह आगे होता ही जाएगा, ये होता जाएगा. हर चीज़ की बुरी साइड भी है, अच्छी साइड भी है. जब इंटरनेट आया था सब कहते थे कि ये तो बस दुनिया ख़त्म हो जाएगी, दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. कुछ भी नहीं होता. ह्यूमन माइंड जो है वो अडेप्ट कर लेते हैं. हमारे में अडेप्ट करने की बहुत कैपेबिलिटी है. दैट इज लॉन्जेविटी एंड न्यूरोप्लास्टिसिटी हैज बीन प्रूवन नाउ. एक ज़माने में कहते थे ग्रे सेल्स रीजनरेट नहीं होते. आई रिमेंबर बहुत साल पहले आई यूज्ड टू वर्क इन द फार्मा इंडस्ट्री, और किसी ने मेथिकोबालामीन के इंजेक्शंस इंट्रोड्यूस कराए थे. That is vitamin B. Yes. हाँ, And हाँ. now you go to any clinic and the doctors will दूसरे मुल्कों में तो वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री शॉट्स देते हैं. Yeah. बिकॉज वो आपकी बॉडी के लिए एसेंशियल है, वो आपके ब्रेन के लिए एसेंशियल है. Yeah. सो इस तरह की सप्लीमेंट्स को अब मेरे ख्याल में सप्लीमेंट्स भी कहना बंद कर देना चाहिए. उनका एक्चुअली थेरेप्यूटिक रोल है. हाँ, हम It is functional medicine. Yes. मतलब कहने का ये कि आप फंक्शन बेहतर करते हो. And anything that is being done these days by educated people, they make it functional. Yeah. वो योगा की भी जो पुरानी जो तरीका था योगा का, उसको भी इन लोगों ने साइंटिफिकली अप्रोच करके उसको भी फंक्शनल बना दिया. Yeah. इट्स नॉट जस्ट acrobatic things and it's not याद है just- जब शुरू में वो आती थी जेन फोंडा की वीडियोस, फ्रॉम देयर टू नाउ Yes. जायरो एंड व्हाटएवर, एंड उसको हर चीज मॉडिफाई होती गई है. एंड a knowledgeable teacher always admits कि I was wrong then, या and then you have to move with Yes, time. You have to.
अच्छा साम्या, अभी जो दिस लॉन्जेविटी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई है जो 2024 की, मैंने सारे डॉक्टर्स को उससे सुना है. यू नो आई लव टू हेयर ऑल द डॉक्टर्स. तो फ्रॉम स्ट्रेस टू योर स्लीप to your meditation, exercise, and Yes, everything, to your relationships. Yes. उस पे बहुत कि आपको इस एज में आपके ह्यूमन रिलेशनशिप्स बहुत हेल्दी चाहिए. सो what does that mean? सो देखो ना, हमारा जो सबसे बड़ा फील गुड हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, वो तो रिलीज ही होता है तब जब आप किसी के साथ कांटेक्ट में होते हो, बी इट वर्बल, इमोशनल, फिजिकल में तो बहुत ही ज़्यादा, इट्स बीन प्रूवन. तो सबसे ज़्यादा जो इस वक्त मुझे लग रहा है दुनिया में जो स्ट्रेस बढ़ रहा है और बढ़ेगा और आगे जाके, आइसोलेशन. क्योंकि जब हम साइबर वर्ल्ड में घुस गए हैं तो हमने ह्यूमन कनेक्शन छोड़ दिया, और दैट इन इट सेल्फ इज़ एन एबनॉर्मल स्ट्रेसर ऑन द सेल्स जिनकी एजिंग की हम बात करें. लाइक टू मच एक्सरसाइज इज़ अ स्ट्रेसर. Alone time all the time is also a stressor. You need contacts, you need relationships, you need friends, you need like-minded people around you. You'll see that people who are married or in relationships which are stable, long-term stability, be it best friends, be it a dog, a cat, उनकी हीलिंग जल्दी होती है, वो उनकी इम्यूनिटी बेहतर होती है, वो बीमार कम होते हैं. सो ये इम्यून डिफेंस जो है हमारा, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ लॉन्जेविटी. हाउ सून डू यू कैच एन इन्फेक्शन, दैट ऑल्सो बिकम्स अ पैरामीटर. सो ये सारी चीज़ें इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं कि जब हम मेंटल कंपोनेंट की बात करते हैं ये उसको कंट्रीब्यूट करते हैं. और मेंटल कंपोनेंट में हमेशा फिर आगे न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन्स सारे डिटर्मिन होते हैं. फिर वो जाके फिर उस बेचारे सेल को क्या मैसेज दे रहे हैं. तो सेल्स के अंदर देर आर नाउ मेडिसिन्स, जिनको अगेन मेडिसिन भी नहीं मैं कहना चाहूँगी, सप्लीमेंट भी नहीं कहना चाहूँगी, को फैक्टर्स कह लें, बट देर आर को फैक्टर्स जो कि सेल्यूलर लेवल पे भी एजिंग को स्लो करते हैं. And which can be certain supplements, NAD, because बेसिकली एंड में बॉटम लाइन पे जाएं तो सेल क्या कर रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है ना. उस एनर्जी से फिर वो सारे मैसेजेस हमने उसको फ्यूल देना है. हाँ, अपने सेल को हेल्दी फ्यूल देना है. सो व्हाट आर द सप्लीमेंट्स, मैं इसको सप्लीमेंट ही कह देती हूँ, या को फैक्टर्स जो नए दरियाफ्त हुए. नए जो हैं वो तो अब रोज़ बरोज़ कुछ नया आ रहा है, बट NAD इज़ एट द टॉप. So we need to take resveratrol. Resveratrol. It is a mouthful. Yeah. So resveratrol, NAD, but again इससे भी पहले आपका बेसिक विटामिन D3 आ जाएगा. विटामिन D3 पहले सही करो, फिर उसको सही करने के लिए आप विटामिन K लो, मैग्नीशियम लो, फिर ये चीज़ें भी ऐड करो. So it all works in cohesion. Yeah. Nothing will be working on its own. Yeah. It has to be the so right we need a specialist. Yes. We can't make out this on our own. We can't. अच्छा सामिया, then again in that conference there was something that वो जो ऑक्सीजन केबन आजकल इंट्रोड्यूस हुआ है, they were all recommending that. Yes. What is that? And they gave examples and studies about it कि किस तरह क्या क्या रिवर्स उससे हुआ है, how they have helped them get over addictions, lifestyle जो आपकी एक बहुत बुरी तरह चल रही होती है, how can you reverse it with that? So what is science behind that? उसकी भी पीछे साइंस वहीं आपके माइटोकॉन्ड्रिया पे आ जाती है और ATP पे आ जाती है. सो हमें उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए, जो कि जब आप उसको एक प्रेशर चेम्बर के अंदर एक्सपोज करते हो एक ह्यूमन बॉडी को, तो एक एक्स्ट्रा इन्फ्लक्स ऑफ ऑक्सीजन होता है जो सेल्स के लेवल पे जाके आपके जो मरे हुए गंदे वंदे सेल्स हैं उनको रिमूव करने में हेल्प करेगा, और जो सेल्स अलाइव हैं उनको इतनी इनफ ऑक्सीजन मिलेगी कि वो शायद हील करना शुरू हो जाए. तो बेसिकली नाइट्रिक ऑक्साइड का भी वही कॉन्सेप्ट है. ये जो हम NAD की बात करते हैं उसका भी यही NAD जो हम बाय माउथ लेते हैं. बाय माउथ NAD डज नॉट वर्क. ओके. सो यू हैव टू टेक अ प्रिकर्सर अगर ओरल रूट से ले रहे हो, विच इज़ NMN. And if you मुझे तो आपने सब दिया हुआ है. So you know I am privileged that I have you in my life, and ये सारी चीज़ें अगर आपको ज़िंदगी में
अपनी लाइफ बेहतर करनी है ना, टू गो टू अ डॉक्टर. डॉक्टर साम्या बहुत 1 घंटे की कंसल्ट करती हैं, वो आपके टेस्ट भी बहुत कराएंगे, पर आपको एक ऐसे लाइफस्टाइल पे लगा देंगी वेयर यू विल नॉट ओनली सी चेंजेस, यू विल फील देम ऑल्सो. तो ये ऑक्सीजन, वैसे भी ब्रीदिंग भी जैसे हमने अभी डिस्कस किया, व्हेन यू कॉन्सेंट्रेट होकर उस पर काम करते एक बहुत अच्छी फीलिंग आना ऑटोमेटिकली. सो इट्स अगेन द सेम, It's the same concept. कॉन्सेंट्रेटेड, Yes. देन आपको वो हिट करती है, एंड अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान में नहीं. Not that I'm aware of. नीदर डू आई Yeah, एवर yeah. हर्ड अबाउट इट. अब तो पूरी वो प्लाज्मा आपका रिप्लेस करवा रहे हैं ये जो डॉक्टर्स हैं सारे, जो स्पेशलिस्ट हैं लॉन्जेविटी में, वो तो रेगुलरली अपना जाके पूरा प्लाज्मा फ्रीसिस कराते हैं, विच बेसिकली मीन्स कि चूहों में जो एक्सपेरिमेंट्स की जाती थी उसमें देखा गया था कि एक यंग माउस का ब्लड सारा निकाल के एक ओल्ड माउस को दे दिया और ओल्ड माउस का यंग को दे दिया. वो रिवर्स हो गया, जो बूढ़ा था वो जवान हो गया, जो जवान था वो बूढ़ा हो गया. सो उसमें से फिर रिसर्च आगे गई तो उसमें से उन्होंने निकाला कि ब्लड ज़रूरी नहीं है, प्लाज्मा से भी हो सकता है. सो a lot of these doctors, they regularly go and get their whole plasma recycled How do you do that? under very special care. It's not like a in hospital procedure. There are clinics abroad जहाँ पे ये करते हैं, but these are things जो कि अभी हम जैसे लोगों के लेवल पे तो बिल्कुल भी accessible नहीं. So उसके जो भी alternatives possible हैं, can we just talk about that? सो अल्टरनेटिव्स यही हैं जो हम बार बार कहते हैं कि सबसे बेसिक लेवल के ऊपर तो आप अपनी टॉक्सिन्स को रिड्यूस करो, टॉक्सिन एक्सपोजर को रिड्यूस करो, मूवमेंट करो, आपकी लिम्फेटिक फ्लो सही होनी चाहिए. इसके लिए ऐसी एक्सरसाइजेज जिसमें भाग दौड़ आप कर रहे हो, या Even there's some massages, right? some massages हैं. The best way to do it is रिबाउंडर, वो जो एक ट्रैम्पोलिन से नहीं होती, जैसे बच्चों की ट्रैम्पोलिन होती है, उसके ऊपर 5 minutes a day if somebody they can't jump. 1 मिनट भी कर लो ना ट्रैम्पोलिन तो समझ आ जाती है. बट कभी कभार कर लो, चलो 1-1 मिनट के वक्त. And what about sauna and Yes, of course. Saunas are amazing. those cold water plunges? हाँ, cold plunges. उसमें कुछ लोग थोड़े ज़्यादा एडवेंचरस होते जा रहे हैं. It needs to be done within limits. Okay. I know certain people who are just cold plunging on an already stressed body and doing it too much. So I would say that Again, it हर should be चीज़ limits done में. under guidance. हाँ, थोड़ा लिमिट में करके. Okay. बिकॉज उसका फीमेल्स के लिए टेम्परेचर थोड़ा सा फ़र्क होना चाहिए, आदमियों के लिए थोड़ा फ़र्क होना चाहिए. सो सोना तो गुड ओल्ड पुरानी वक्तों की ट्रेडिशन है. एक्चुअली ये जो आइस प्लंज और कोल्ड बात है, ये भी जो पुराने मुल्क हैं हमारे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ जो हैं, इनमें ये बड़ा ट्रेडिशन है, अभी भी करते हैं कि वो सोना में बैठते हैं, देन दे गो स्ट्रेट इनटू द स्नो, plunge into the snowy water, and it really is a good stressor for the body. This is what I call I haven't done cold plunge yet. I'll make Saunas you do it. वगैरह मैंने की हैं. Yeah, we'll make a video of that. Yes, and we'll show yes, our yes. It is audience. hard. But it's not impossible. It's not. And जब आप मेडिटेशन की जैसे बात कर रहे थे, उस तरह का ये भी एक तरह का आप एक पॉजिटिव स्ट्रेस ही बॉडी पे डाल रहे हो ना, और अपने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को ट्रेन कर रहे हो हाउ टू ब्रीथ थ्रू दैट. Because the instant reaction when you go into a cold plunge, मैं तो चीख रही हूँ. सबकी होती हैं, मेरी भी पहले instant reaction is like and then you have to calm yourself down. How long can you stay there? फिर आप अपनी बॉडी को ट्रेन करना शुरू होते हो, और दिस रियली हेल्प्स विद डे टू डे स्ट्रेसर्स. स्ट्रेसर्स हमारी ज़िंदगी में कम नहीं होने लगे, वो तो जो दुनिया के हालात हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं. Imagine we just went through Yes. a full-blown Full-blown war. war. और हम ठीक भी हो गए. Yeah. But how funny were we in these We times? have such immense coping mechanism. Yeah. I think Pakistani people, the respect I have for them post this is more than I've ever had. It's I mean, I'm actually surprised, very happy surprised. Yeah. But
wow. Wow. मतलब because we've always looked up to India for a lot of Yes, genuine reasons, absolutely. of course, and I still do. It's a superior economy. Yeah, economy, culturally rich, and उनकी पढ़ाई का लेवल हमसे बहुत absolutely. अच्छा है. उनकी continuous democracy, secularism, And it's where we come from. and उसकी हम एग्जाम्पल देते थे. मतलब हमने कभी इस दुश्मनी को उस हद तक us, I'm not talking about everyone, but people like you and me. Yeah. I was surprised that we behaved somehow better than that. We behaved with a lot of dignity. Dignity and humor. Humor. I mean, Now that is again, humor is okay, part we of, have learned to make fun of ourselves, and that's a big achievement, Yes. Human level. to be able to laugh at yourself is another way of longevity. Longevity and स्ट्रेस से निकलना. Stress से निकलना. एक्सेप्ट ही कर लो यार. हाँ ये है, क्या कॉम्प्लेक्सेस पाल लें. Yeah. So yeah, that was there were women who were turning up for the classes. There were people who chose to stay at home because obviously डर तो बहुत लगा था लोगों को. But when I was teaching my classes, I didn't take a single day off. And there were a lot of women who turned up for those classes. Yeah. And this was their way of managing stress. Yeah. So, you know, everybody has their ways of managing stress. पाकिस्तान का तो है ना, मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई. सो हमारा तो वैसे इतना बड़ा कर रखा, हमने कहा तुम और क्या ही कर लोगे. लेकिन when it came to war, actual war, फिर आपके अंदर से एक नेशनलिज्म निकलता है. You know, है तो हमारा मुल्क ही ना. हम तो मानते हैं अपनी कसूर गलतियाँ, एंड वी आर रेक्टिफाइंग दैम. फैटफ का हमने अंडर हम आए, हमने सारा कुछ ठीक किया, बेहतर किया. लेकिन आपका रिस्पॉन्स पास्ट में फंसा हुआ है कहीं पे. Get over your past. Get over your past. Get over past traumas. In general in life. Yeah. That is another way to stay young. Yeah. Deal with them, acknowledge them, Yeah. admit, acknowledge, feel the shame, feel the grief, whatever you should have felt, admit करो और फिर आगे चलो. कुड़ो मत. मुझे लगता है हमारे सेल्स पे सबसे ज्यादा ये जो कुड़ना है ना, अंदर रखना, इट्स अ स्ट्रेसर. या ना, मैंने थोड़ा सा स्टडी भी की है कि जिनको कैंसर ज्यादातर होता है, वो उनकी लाइफ में कुड़ना बहुत होता है. और इसको मैं नेगेटिव नहीं कह रही हूँ, जो आप फीलिंग्स अंदर रखते Absolutely. हो और वो ग्रो हो के वो कुछ और जहर का गोला बन जाता है इवेंचुअली. सो आज की गुफ्तगू का एंड जो डॉक्टर सामिया से बात करके मुझे हम जिस कंक्लूजन पे मैं पहुंची हूँ, जो कि एक आम, आई एम नॉट अ डॉक्टर, वो ये है कि सबसे पहले आपने अपने स्ट्रेस पे काबू करना है अगर आप एक हेल्दी ज़िंदगी अरसे तक गुजारना चाहते हैं. मतलब 80 पे तो बहुत से लोग आज भी ज़िंदा रहते हैं, लेकिन 20 साल की बीमारियां सह के. सो स्ट्रेस आपकी, देन योर एक्सरसाइज, आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी ही करनी है. आप चाहे किस एज के हो, किस जेंडर के हो, अपने बच्चों में ये बचपन से आदत डाल दें. हमारी जनरेशन ऑटोमेटिकली थोड़ा सा जिसको ये एज हासिल हुआ है कि हमने बाहर गलियों में, बागों में बहुत खेला हुआ है बचपन में ना, हमने आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत की हुई हैं. सो वो थोड़ा सा हमारे जेनेटिकली हमारे अंदर है, हमारी मेमोरी में है. सो हम थोड़ी सी भी अब एक्सरसाइज करते हैं तो हम पे रैक करती है. पर ये बच्चा जो इस माहौल में पैदा हुआ है, आजकल की जॉब्स भी सिटिंग जॉब्स हैं, आपने सब कुछ कंप्यूटर पे करना है. यू नीड टू एक्सरसाइज. जिस तरह मर्जी करें, अपना तरीका ढूंढें, ये करें. अपने खानों में से डॉक्टर सामिया ने बहुत पिछली वीडियोस में भी इस पे बहुत स्ट्रेसेस दिए हुए हैं. आप पीछे जाके हमारी वीडियोस भी ज़रूर देखें जिस पे क्या टॉक्सिन्स हैं, हमने उन्हें कैसे अपनी खुराक से जितना कम कर सकते हैं करना है. हमने अपनी नींद पूरी करनी है. 7 to 8 आवर्स अपने इन इंटरप्टेड स्लीप पूरी करनी है. टाइम चलो जो भी है, पर ये टाइम टेबल बनाने के आपने अपनी नींद पूरी करनी है. फिर आपने सप्लीमेंट्स, जो अगर आप जा सकते हैं एक ऐसे डॉक्टर के पास जाके, उनको अपनी ज़िंदगी का डाइट का हिस्सा बनाएं. मैं आपके सामने इनकी पेशेंट और एग्जांपल हूँ कि आई डोंट ओनली लुक young, I also feel young because मेरे अंदर से वो एनर्जी निकलती है. I'm an energetic person and that's your disposition which makes you look and feel young.
सो ये आपने करना है, और हम आपको आगे आगे बताते भी जाएंगे कि किस तरह कौन से सप्लीमेंट्स किस तरह काम करते हैं। हम एक एक बीमारी को लेके बात करेंगे। डॉक्टर साहब में बहुत सारे लोगों ने फाइब्रॉइड्स, PCOS के बारे में दे बेगिंग अस के टॉक अबाउट दैट। तो हम मेरे ख्याल से अगले ही प्रोग्राम में लेट्स स्टार्ट विथ फाइब्रॉइड्स। ओके, ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों ने ये लिखा है कि मुझे बहुत इनबॉक्स भी आई हैं। तो वील टॉक अबाउट दैट। एंड प्लीज़ एंड में आपका वो जो नंबर हमने लास्ट टाइम दिया था उस पर कुछ बहुत ज़्यादा ही कॉल्स आ गई। सो अब हमने एक डॉक्टर साहब ने एक स्पेशल अपॉइंटमेंट्स का नंबर जो है आज आपके साथ शेयर कर रही हैं। आपने वहाँ पे फ़ोन करके अपनी अपॉइंटमेंट लेनी है, और अगर आप इनसे मिलना चाहते हैं वो ऑनलाइन भी आपको अपॉइंटमेंट दे सकती हैं। इट्स आई थिंक कि मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगी, क्योंकि जो मेरे फैंस हैं, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, उनसे मेरी फिटनेस के बारे में जो पूछते हैं, मेरी स्किन के बारे में, आई हैव बीन वेरी ओपन अबाउट इट। सो मैं 90% इसका जो हिस्सा है, ठीक है मैं कॉस्मेटिक चीज़ें भी कराती हूँ, लेकिन मेरी लाइफ में जो चेंज आए हैं दे आर विद HRT, हार्मोन थेरेपी, और उसके बाद द सप्लीमेंट्स आई एम टेकिंग एंड द लाइफस्टाइल चेंजेस आई मेड इन माय लाइफ। सो होपफुली आपने नंबर हम डिस्प्ले कर दिए हैं। सो कैन यू जस्ट से कि कहाँ पे आपका clinic पे? So I work for a very enterprising studio, AimFit, जहाँ पे मैं पिलाटीज टीच करती हूँ, और वहीं पे मैं अपने पेशेंट्स को भी देखती हूँ। तो द नंबर वी गोइंग टू शेयर विद यू इज़ AimFit's ऑफिशियल नंबर। आप वहाँ पे कॉल करके तो उनसे मेरी अपॉइंटमेंट के लिए डिटेल्स मांग लीजिए। वो आपको ब्लड टेस्ट कुछ बताएंगे। आई जनरली प्रेफर कि आप पहले करवा के आ जाओ ब्लड पैनल, तो आप लोगों का भी टाइम वेस्ट नहीं होता, ना ही पैसे एक्स्ट्रा वेस्ट होते हैं। So this is the way to get an appointment with me, and you can always email me. A lot of people have emailed also, which I have responded to. Thank you so much, Dr. Samia. It's always a pleasure talking My to pleasure. you. And I learn मेरी pronunciations ठीक होती हैं, मेरे scientific वो आप मेरी knowledge में इजाफा करती हैं. It's amazing. For me, it's a therapy. Thank you. And thank you so much for changing my life and your willingness to change everyone's life. I mean, जिस तरह आप नॉलेज अपनी शेयर करती हैं, मेरे ख्याल से ये एक आपका हदिया है। एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। और बहुत जल्द अगले हफ्ते हम अब फाइब्रॉइड्स पे बात करेंगे एंड हाउ वी कैन डायग्नोज देम एंड मेक अ डिफरेंस इन आवर हेल्थ। खुदा हाफिज़।